हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में दूसरा पाठ। पाठ का नाम है पद परिचय। पद मतलब शब्द। शब्द वर्णों का ऐसा संगठन या समूह जिसका निश्चित अर्थ हो, शब्द कहलाता है। वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहेंगे? शब्द। यथा हरिशः, अध, संप्रति, कमलः आदि। पद सुप्तिड़ंत पदम शब्दों के मूल रूप को प्रादिपदिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रादिपदिक। किसको? शब्द के मूल रूप को। उनके साथ सुप आदि 21 और प्रत्यय या तीर आदि 18 प्रत्यय लगने पर वे पद कहलाते हैं। यथा रामः, भवति, गुरुवे, पठिष्यति आदि। पद के भेद। पद के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद। पहला है विकारी पद और दूसरा है अविकारी पद। विकारी पद की परिभाषा: ऐसे शब्द या पद जिनमें काल, लिंग, पुरुष, वचन एवं विभक्तियों के अनुसार विकार परिवर्तन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द। क्या कहते हैं? विकारी शब्द। जैसे है लता, लताया, पठति, पठिष्यति, एकः, एकः। ये किस में बदल रहे हैं? वचन में। किस में बदल रहे हैं? वचन में। विकारी पद के भी दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद। अ सुबंत और दूसरा है ब तिड़ंत। अब सुबंत की परिभाषा: संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जिनके अंत में सुप आदि 21 प्रत्यय लगाते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इसके अंतर्गत आते हैं। तिड़ंत ब आख्यात: जिन पदों के अंत में ती, तह, तिंत आदि 18 प्रत्यय लगते हैं उन्हें तिड़ंत पद कहते हैं। सभी क्रियापद आख्यात इसके अंतर्गत आते हैं। क्रियापद का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रियापद का मूल रूप जो है उसे हम क्या कहते हैं? धातु। क्या कहते हैं? धातु। प्रातिपदिक भी प्राय धातुओं से ही बनते हैं। सभी शब्दों में बीज रूप में धातु रहता है। भू धातु से भवति, भवतः, भवन्ति आदि क्रियापद बनते हैं। रम धातु से राम प्रातिपदिक बनता है जिससे सुप आदि प्रत्यय लगने पर रामः, रामौ, रामाः आदि पद बनते हैं। धातुओं का विभाजन 10 गणों में निहित है। दूसरा है अविकारी पद। अविकारी पद के भी दो भेद हैं। निपात अ, ब में अवयव। निपात और अवयव का रूप सदा एक सा रहता है। वाक्य में अवयव या निपात का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। अध, अत्र, अधेव, अधुना, संप्रति, कुत्र, तत्र, कदा तथा तदा आदि अवयव पद हैं। ये सब कौन से हैं? अवयव पद। खलु, किल, नूनम आदि शब्द निपात कहे जाते। क्या कहे जाते हैं? निपात। सार्थक एवं निरर्थक पद। आगे हम पढ़ेंगे सार्थक एवं निरर्थक पद शब्द, है ना। जिन शब्दों का कोई अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का अर्थ निकलता हो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। तथा जिन शब्दों का कोई अर्थ या भाव प्रकट नहीं होता है वे निरर्थक पद कहलाते हैं। भाषा में ऐसे शब्दों को कोई स्थान नहीं होता है। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ाई होगा विकारी शब्द, अविकारी शब्द, सार्थक एवं निरर्थक शब्द। यही चीज़ संस्कृत में भी आपके आ रही है। प्रत्यय तथा उपसर्ग। आगे हम पढ़ेंगे प्रत्यय एवं उपसर्ग। धातु या शब्द के बाद जुड़ने वाले अंश को प्रत्यय कहते हैं। किंतु, पर, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वि, आर, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, अत, उत, अभि, प्रति, परि, उप ये 22 अवयव शब्द जब क्रिया से मिलते हैं, क्रिया से पहले जुड़ते हैं तो उपसर्ग कहलाते हैं। अब आप लोग ये तो जानते ही हो कि प्रत्यय जो है वो कहाँ जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? तो शब्द के बाद में। कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के बाद में। और उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के पहले। कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के पहले। उपसर्ग के जुड़ने से धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग अगर किसी मूल शब्द में लगता है तो धातु में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। जैसे
अगर गच्छति में अपन लगाते हैं तो निर्गच्छति हो गया। निर्भिलषति, निर्मम, निर्मोह, निरर्थक, निरादरः, निर्गति, निर्णय इत्यादि ये निर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। प्रभवती, प्रकर्ष, प्रक्रिया, प्रमाण, प्रभाव, प्रदानम, प्रताप, प्रमाद, प्रमोद इत्यादि उपसर्ग से बनने वाले शब्द। उपगच्छति, उपकरोति, उपसहति, उपाचार्य, उपादानम, उपसर्ग, उपस्थितिः, उपाचारः, उपकारः, उपरामः इत्यादि उपसर्ग। अपगतः, अपहरति, अपशब्द, अपवर्ग, अपकारः, अपकर्ष, अपमानः, अपादानम इत्यादि उपसर्ग। विरमति, विहरति, विचलति, विनयति इत्यादि आ उपसर्ग है ना। आजन्म, आकर्षति, आनयति, आगच्छति, आकारः, आकाशः, आकर्षणम, आदानम, आनंदः, आलेखा, आस्था इत्यादि। अवतरति, अवनमति, अवरोहति, अवजानाति, अवसानम, अवदानम, अवज्ञा, अवसादः, अवमानः इत्यादि। निःशक्ते, निष्कर्षः, निस्सारः, निस्तारः, निश्चय इत्यादि। पदों का विचार करते समय वाक्य या पद से संबंधित कुछ और तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे लिंग, वचन, पुरुष, विशेष्य, विशेषण, लकार आदि। संस्कृत भाषा की दृष्टि से इनके रूप के बारे में भी संक्षेप में जान लेना चाहिए। आगे हम इन सब के बारे में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।